हेलो फाइनेंशियल फाइट, हमारे साथ है शुभम। और शुभम को मैं एटलीस्ट 8 साल हो गए होंगे, बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे आज हमारा जो ऑनेस्ट डिस्कशन है वो होने वाला है। म्यूचुअल फंड पे आएंगे, ज्यादातर शुभम के डाउट्स हैं। शुभम, आप इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करता हूँ। मेरा मेन डाउट जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड की कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। अभी मैंने म्यूचुअल फंड्स इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अच्छा, मुझे समझना है कि म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, कि म्यूचुअल फंड में कितना लंबा मैं चल सकता हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड क्यों जानने का मतलब ऐसा जरूरत हो? आप तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर ही रहे हो। म्यूचुअल फंड में मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी लगता है कि जैसे स्टॉक्स अगर नहीं इतना समझ पाए, कोई कंपनी को इतना समझ में नहीं आया, तो एक बेटर मैनेजर है मेरे लिए जो म्यूचुअल फंड है। कोई मैं किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहूँ नियम से, टाइम से, तो मुझे एक स्टेडी रेट से मुझे ग्रोथ मिल सकता है। मुझे मेरा वही है कि मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता हूँ पैसा और किस किस तरीके से डाल सकता हूँ। तो आपको म्यूचुअल फंड का एडवांटेज तो देखो, शुभम को बहुत क्लियर पता है कि म्यूचुअल फंड में जैसा हम खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और हमें बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, कौन सा बिजनेस ले, कौन सा बिजनेस नहीं ले, कब ले, प्राइसिंग अच्छी है या नहीं है, फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, वो सारे डाउट्स आपके हट जाते हैं क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। और प्लस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू आप 1000 रुपए 2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। सो मुझे जो समझ में आ रहा है, आपको डाउट है कि पहले तो चूज कैसे करना है, मतलब क्या सोच के चूज करना है और कौन से पैरामीटर के बेस पे चूज करना है। करेक्ट। सो देखो, म्यूचुअल फंड सबसे पहले हम अपने गोल को सामने रखते हैं। ठीक है, कि हमारा गोल सपोज करो कि हम 15% से ग्रोथ चाहते हैं, 12% से ग्रोथ चाहते हैं, 16%, कुछ तो हमारा एक गोल होता है कि मुझे यार इतना ग्रोथ तो चाहिए मेरे पैसे में। ठीक है, एक बार वो क्लैरिटी आ गई कि मुझे इतना से ग्रोथ चाहिए, दूसरा हम क्लैरिटी लेते हैं कि यार मुझे लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है या स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। है ना, जैसे कंपनियों का कैटेगराइजेशन होता है, जिसको नहीं पता हो, कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप जो लार्ज और मिड के छोटे में है, एंड देन स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो म्यूचुअल फंड को भी उन्हीं तरीके से 3 तरीके से बना दिया गया है कि कुछ म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कंपनियों में, सिर्फ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप एंड मिड कैप मिक्स तरह है, और कुछ जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे स्मॉल कैप भी मुझे चलेगा, तो स्मॉल कैप का मतलब वो बहुत फ्लक्चुएट ज्यादा होती है, तो आप उनमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, है ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्टेबल चाहिए, तो आप लार्ज कैप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया प्योर इक्विटी जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है विच इज डेट फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो किसी को, कंपनियों को बेसिकली लोन देती है। अच्छा, ठीक है, जैसे बैंक हमसे पैसा लेती है, क्या करती है वो? लोन देती है किसी को, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस भी वही करते हैं और रिस्क भी वो मैनेज करके चलते हैं बैंक्स की तरह। जैसे बैंक हमें श्योरिटी देता है कि 5% दूंगा मैं, उसी तरीके से काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड भी एक तरह से स्टेबल चलते हैं, बट वो गारंटी नहीं देते हैं। अच्छा, वहां पे 6, 7, 8% भी आपको मिल सकता है, बट वो इस चीज की गारंटी नहीं देते कि पक्का 8 ही दूंगा। अच्छा, तो ये हो गया डेट फंड्स। अच्छा, मैं डेट फंड्स में जैसे SIP करना चाहूँ या लमसम करना चाहूँ, तो दोनों ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक डेट फंड दिखाता भी हूँ, एक्सिस बैंकिंग PSU डेट फंड्स। जितने भी डेट फंड्स है ना, वो बॉन्ड्स और लोन वगैरह फॉर्म में थे, नाम ही उसका मतलब हो गया डेट, कर्जा। एक्सिस बैंक, ये रहा PSU डेट फंड्स। अब अगर इसमें किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप देखो इसका ग्रोथ जरा, ये ब्लू लाइन इसकी ग्रोथ है। इसमें कोई फ्लक्चुएशन है नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन बैंक FD की तरह जा रहा है। जो एक माइनर सा ग्लिच है यहाँ पे दिख रहा है, ये कोरोना का इतना माइनर ग्लिच है, और जबकि इक्विटी में आपने देखा था 40% का क्रैश, और यहाँ पे बहुत माइनर सा एक ग्लिच आया बस। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी है। 8% के करीब ऑल टाइम ये रिटर्न दे रहा है। 5 साल के हिसाब से देखोगे तो लगभग 7.5% का रिटर्न आपको मिल रहा है। बैंक FD से बेहतर मिल रहा है, प्लस स्टेबल है, और क्या चाहिए आपको। तो डेट फंड इसलिए इस्तेमाल होता है। तो डेट फंड को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू, ये देखिए, ये पैसा डेट में डाले हैं 94%। अब इस पैसे को किया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है 11%। ये देखो CD, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। डिबेंचर मतलब वही कंपनियों को जो दिया जाता है। हाँ, NCD मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी बॉन्ड्स, 77-78% इनको दिया गया है। तो अब इसमें यहाँ पे भी देखो लिख के रखा गया है, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में कितना पैसा इन लोगों ने डाला है, कुछ भी नहीं, 0। जो भी है सब कुछ लो रिस्क एंड गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट बैक्ड तो 0 रिस्क है, और फिर जो लोन दिया जाता है उसको लो रिस्क तो एटलीस्ट लिखा जाएगा कि ये हो गया आपका डेट फंड।
तो इनके जो डेट्स जा रहे हैं मोस्टली एक तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर को ये लेंड आउट कर रहे हैं मनी, प्लस साथ में बिजनेसेस को भी लेंड आउट कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेसेस ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे टीसीएस को पैसा चाहिए, मान लो अपना बिजनेस का कोई एंगल चलाने के लिए, अब वो पैसा बैंक से लेगा, बैंक ज्यादा महंगा देता है लोन, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, चलो म्यूचुअल फंड से ले लेते हैं, इसके बदले इनको कुछ रिटर्न दे देंगे। तो इसलिए ये बॉन्ड्स काम आते हैं, मतलब डेट फंड्स। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे 12-15% इक्विटी में मिल रहा है, हाँ, तो मैं डेट में डालूं ही क्यों? ऑफ कोर्स। अब आप मान के चलो किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, कब? सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इन्वेस्ट किया होता, और उसने इन्वेस्ट किया होता कि मुझे मेरी बेटी की शादी सन 2020 में करनी है, एग्जाम्पल, ठीक है, 20 साल बाद हो सकता है। अब 2020 तक आते आते उसके पास बन गए 2 करोड़ रुपए, और 2020 में ही क्या आ गया? कोविड आ गया। अब उसकी वजह से 40% उसका पैसा क्या होगा? क्रैश हो गया, वाइप आउट हो गया। मतलब उसका 1 करोड़ 20 लाख बचा। नेट उसको फायदा ही है, लेकिन जितना हो सकता था उससे कम हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना होता है? पहली बात तो आपने गोल बेस्ड उसने इन्वेस्टमेंट किया था, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात, जब आपको पता है ये पैसा मैं 2020 में इस्तेमाल करना है मुझे, तो आप एग्जैक्टली एंड मोमेंट तक का वेट क्यों करोगे कि मुझे 2020 में ही निकालूंगा मैं? सही बात। आप थोड़ा पैसा 2018 में निकाल लोगे, थोड़ा 2019 में निकाल लोगे, बच्चा वो थोड़ा 2020 में निकालोगे, बट वो पैसा जो निकालोगे 1 करोड़ 50 में, उसको रखोगे कहाँ? तो कोई सेफ जगह तो चाहिए रखने के लिए। तब आपको ये डेट फंड्स काम आएंगे कि जहां पे आप सेफ्टी ढूंढ रहे हो। तो मतलब नियर द गोल पहुंच के जब मुझे सेफ लगे कि चांसेस है अब मेरा गोल कंप्लीट हो सकता है, तो आई शुड गो स्लाइटली, मतलब थोड़ा अमाउंट डेट में डाल के, तो आप उसको सेफ्टी मेक श्योर कर रहे हो कि अब मैं इसमें सेफ्टी करना है। अब जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, सारा का सारा वो इक्विटी में नहीं डालते, क्योंकि फ्लक्चुएशन हमने देखा अभी, तो वो क्या करते हैं, सेफ्टी वाला पैसा जो अगले 2-3 साल में मुझे इस्तेमाल करना है। अभी हमने बात किया कि इक्विटी किस लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी जब आज से वो लॉन्ग टर्म है ना, कभी तो वो नियर टर्म आ जाएगा, है ना। जो 15 साल बाद का जो आपका गोल है, जब आप 12वें साल में पहुंचोगे तो वहां से तो 2-3 साल रह गया, तो कहां रखोगे पैसा? तो वहां से शिफ्ट करते करते आप पैसे को डेट की तरफ शिफ्ट करते हैं। That's how we use this debt fund। सबको पता भी नहीं चलता कि exactly कब यूज करना है। हमें लगता है कि इन्वेस्ट करते टाइम ही थोड़ा डेट में भी डालते रहे, एक्चुअली पैसा बनने लगता है। अब ये भी डिपेंड करता है, पहले से ही पैसा है तो थोड़ा डेट में रखूंगा। अगर शुरू में मैं कर रहा हूँ 1000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ, क्या उसमें डेट में डालूं? क्या करूंगा? मैं तो ग्रोथ ढूंढ रहा हूँ, पैसा है ही इतना कम, उसमें क्या सेफ्टी में ढूंढ रहा हूँ। तो ये व्यू है डेट फंड का। अब इक्विटी समझ गया। इक्विटी में मैंने बताया 3, लार्ज, मिड और स्मॉल, और एक डेट। अब इसी को मिक्स करके ना एक हाइब्रिड फंड बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं डेट कैसे मैनेज करूं, मैं इक्विटी में कितना रखूं, डेट में कितना रखूं। तो एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड को दे देता हूं, वो 60% मेरा इक्विटी में रख देगा, 40% मेरा डेट में रख देगा, काम खत्म। तो वो लोग हाइब्रिड लेते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप हाइब्रिड लो। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप खुद ही अपने पैसे को 70% इक्विटी की तरफ डाल दो, 30% खुद ही डेट फंड एक चूज कर लो, आपका काम हो गया। हाइब्रिड फंड में बाय द वे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड सब होगा। हाँ, तो इसलिए आप खुद ही कर लो। बट लोगों को पता नहीं लगता, इसलिए वो कर नहीं पाते, या इमोशनली हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि काम करता हूँ डेट में 10 ही डालता हूँ, वो फिर खेलने लगते हैं हम। जैसे अभी ये डेट हो गया और ये फंड हो गया, मेरा एक और है जैसे इंडेक्स फंड में मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे इंडेक्स फंड भी एक फंड मैंने सुना है। करेक्ट। तो उस पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या मतलब स्कोप क्या है? थोड़ा मुझे क्या पता है जैसे इंडेक्स के बारे में, वो हिसाब से आप गाइड करो मुझे। मुझे इंडेक्स के बारे में ये आइडिया है कि जिस हिसाब से जैसे मार्केट के इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, उसके बेसिस पे जो ग्रोथ है, मतलब वो बेंचमार्क पकड़ के जो ग्रोथ है, वो इंडेक्स फंड का ग्रोथ वैसे होता है। करेक्ट। इंडेक्स खुद ही बेंचमार्क है। अच्छा, इंडेक्स बेंचमार्क है। उसमें इन्वेस्ट करता है इंडेक्स फंड, या इंडेक्स फंड अलग फंड है जो उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता है? ओके, आंसर है कि वो खुद उसमें ही इन्वेस्ट करता है। ओके। निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये खुद रेफरेंस पॉइंट है। बट ये क्या है, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये नंबर्स कैसे चलते हैं? ये नंबर जो पीछे 50 कंपनियां हैं, उन्हीं के नंबर का एवरेज आउट करके इनको बताया जाता है कि इतना चल रहा है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आपको पता नहीं होगा, 85% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। ओके। और इंडेक्स 15% की रफ्तार से चल रहा है पिछले 22 सालों से। निफ्टी, हमारा निफ्टी 50 22 सालों से 15% से रफ्तार से चल रहा है। बट मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जो 12% रिटर्न दे रहे हैं, 13% रिटर्न दे रहे हैं। अब आप सोचो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, वहां पे एक बंदा बैठा है जो दिमाग लगा रहा है डेली, मैं इधर करूंगा, मैं उधर करूंगा और ज्यादा रिटर्न निकालूंगा।
घूम फिर के आया कितना, 12 आया। इससे अच्छा मैं इंडेक्स फंड में ही डाल देता। इंडेक्स फंड का मतलब वो 50 कंपनियां निफ्टी 50 की जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं में डाल देता तो 15 तो मिल जाता मेरा एटलीस्ट। हाँ, 15 मिल जाता और आपको बुरा भी नहीं लगता क्योंकि आप एवरेज के बराबर हो। हाँ। अब आप एवरेज से भी नीचे चले गए, 12 हो गया, तो आपको लगेगा इतना एक्सपेंस रेशियो दिया, इतना चार्ज दिया, सामने वाले ने इतना मैनेज किया, घूम फिर के आया 12, इतना तो मैं खुद ही कर लेता। करेक्ट। सो 85% जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, स्पीवा की एक रिपोर्ट है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको जाइए शांति से देखिए कि किस तरीके से 85% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसलिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड सही है लेकिन सारे के सारे नहीं। जैसे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार इतना दिमाग लगाना ही क्यों है, सीधा इंडेक्स फंड में डाल देता हूं ना, कहानी खत्म। तो इट बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लीन कि 85% को वैसे ही मैं बीट कर दूंगा। मतलब 85% म्यूचुअल फंड तो इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे, रोज वहां पे नाच गाना कर रहे हैं बट बीट नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा मैं टॉप 15% में रहना है तो एक म्यूचुअल फंड में चूज करूंगा, उसका सिर्फ 15% विनिंग चांस है, इससे अच्छा इंडेक्स ही ले लेता हूं, काम खत्म। तो इसलिए लोग इंडेक्स लेते हैं। दूसरा, इंडेक्स का एक और सोचने का तरीका, देखो म्यूचुअल फंड हाउसेस आप 10-15 साल के लिए प्लान कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको कोई तो मैनेज ही कर रहा है। लेकिन जब आप सोच रहे हो कि मैं 25 साल के लिए अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 साल के लिए, इंडेक्स को तो कोई कुछ नहीं करेगा। इंडेक्स तो इंडिया हाउसेस को कुछ हो सकता है, तो आप बोलोगे हाउसेस का मेरे को टेंशन ही नहीं चाहिए। इंडेक्स तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक इंडिया है तब तक इंडेक्स। तो एक काम करता हूं, इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर देता हूं, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा इंडेक्स में मैं पैसा डाल देता हूं। तो ये आपका सोचने का हो गया तरीका। अच्छा, ये इंडेक्स में भी जैसे सेक्टर्स होते हैं क्या? जैसे मैं आईटी सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है, या सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, या गुड्स एंड सर्विसेज, या मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एआई आ रहा है अभी फ्यूचर, तो एआई में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड म्यूचुअल फंड्स है जो पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के चलते हो? अब यहाँ पे हो गया थीमेटिक म्यूचुअल फंड, थीम वाइज आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो। देखो इंडेक्स आप जब चूज कर रहे हो, जैसे निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, वो तो सबको पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही आईटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स है, मेटल को इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, एफएमसीजी को, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी फंड हाउस ने उसका ऑप्शन देके रखा होगा, वो इंडेक्स ही होगा, वो इंडेक्स ही, हाँ, वो नाम लिखते हैं उसके सामने कि जैसे बैंक इंडेक्स, बैंक निफ्टी जो है, बैंक इंडेक्स, तो वो उसमें जो 12 बैंक्स है ना, उसको रिप्रेजेंट कर, उन्हीं 12 बैंकों में जाकर के वो इन्वेस्ट कर देगा। अच्छा, ठीक है, तो ये इंडेक्स 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 हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा थीम वाइज कि मैं एआई में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो एआई का कोई इंडेक्स नहीं है। हाँ, एआई एक थीम है ना, तो वो एक कोई म्यूचुअल फंड हाउस आएगा, वो एआई की जितनी कंपनियां हैं उनको लेगा, एक ग्रुप बनाएगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो वो थीम हो गया। थीम और इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, मतलब जैसे ये सेक्टर्स और थीम अलग अलग हैं क्या? जैसे ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री हो, हाँ, उसके अंदर ईवी एक थीम हो गई, थीम हो गया, अब समझ में। हाँ, तो ईवी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो ईवी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिलहाल कोई इंडेक्स नहीं है, फंड नहीं है, सही। तो ईवी देखो कैसे क्या होता है, यही थीम ही इंडेक्स भी बन सकती है। हाँ, लेकिन वो फ्यूचर में उतना बड़ा उसका स्कोप होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा सेक्टर है वो, तो उसको ही हमने एक इंडेक्स बना दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इंडेक्स में कब जाना है ये भी क्लियर हो गया। तभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ईटीएफ एंड इंडेक्स क्या है? हाँ, देखो इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ बनाया गया। कैसे? सबसे पहले अलग अलग फंड हाउसेस अपना अपना इंडेक्स बना रहे थे। अपना अपना इंडेक्स मतलब उनके थ्रू इन्वेस्ट करना, जाना उसी 50 कंपनियों में ही है। अगर आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियां उठा करके देखोगे, उन्हीं कंपनियों में जाता है, बट उनके थ्रू जाता है। अलग अलग राउटर्स है, मतलब वही समुंदर में ही सारी नदियों को मिलना है, बट अपना अपना सबका रास्ता है। ठीक है, सो ये सारे इंडेक्स फंड इस तरीके से हो गए, म्यूचुअल फंड के जैसा काम कर रहे हैं। एक दिन डिले चलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना एकदम तुरंत ऐसे ट्रेड करना। ईटीएफ जो है वो क्या करता है, तुरंत के तुरंत वो शेयर की तरह जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी वॉर की वजह से मार्केट 16,500 पे गया, आप चाहते हो मेरा तुरंत के तुरंत इसी प्राइस पे जाए, तो आप ईटीएफ के थ्रू चले जाओ, तुरंत के तुरंत आपका उसी प्राइस पे जाएगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स के थ्रू जाते हो तो नेक्स्ट डे जाएगा, नेक्स्ट बिजनेस डे पे जाएगा। और उसका भी रीजन है, दिन भर म्यूचुअल फंड को पैसे आते रहते हैं ना। अच्छा। तो कभी तो वो कलेक्ट करके उसके बाद डिप्लॉय करेंगे, अलॉटमेंट। हाँ, जैसे लोग की एसआईपी अलग अलग टाइम पे चलती रहती है, तो अभी ऐसा हर सेकंड थोड़ी बैठे हैं कि अरे आई पैसा डालो, ऐसा नहीं है। वो एक जगह जाके एक्यूमुलेट होता है और फिर वो अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए आपको अगले दिन की
NAV मिलती है, अगले दिन की वैल्यू मिलती है, जबकि ETF में आपको तुरंत के तुरंत जो चल रहा है सब उधर ही मिल जाएगा। तो ये हो गया ETF एंड इंडेक्स फंड। इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है जो मैं आपको बताता हूँ, ELSS, जो कि टैक्स है, टैक्स सेविंग के लिए। उसमें क्या होता है, 3 साल का आपका लॉक इन हो जाता है। कि पैसा आप 3 साल तक तो नहीं निकाल सकते। उसी लॉक इन की वजह से आपको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, बट है वही म्यूचुअल फंड, इक्विटी ही है। बस 3 साल का लॉक इन आपका हो गया, इस वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट वो देते हैं। तो ELSS में भी ये सारे ऑप्शंस है, इक्विटी, डेट, ये सब ऑप्शंस। अच्छा, अगर ELSS वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें आप अंदर खोल के जब देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, ठीक है, 3000 करोड़ का है ये। इक्विटी लिंक्ड सेविंग जो है, स्कीम जो है, अब इसमें रिटर्न अगर देखें 18% का रिटर्न बन रहा है, 18.5% का। कब से? सन 2013 से। अच्छा, यानी कि 9 साल हो गए, 18% का रिटर्न ये दे रहा है। अब इसके अंदर चल के देखते हैं, 95% इक्विटी में है, 5% अदर्स में पड़ा हुआ है। तो वो अब और भी और ऐसे आप ELSS देखोगे ना, तो उसमें आपको इक्विटी, डेट, वो मिक्स वाले मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको ELS दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, क्वांट टैक्स प्लान, IDFC, BOI, एक्सैक्ट टैक्स एडवांटेज फंड। यहाँ पे अब इसको एक एक करके ओपन करके देखेंगे हम, सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्लियरली। अच्छा, जैसे मुझे ये म्यूचुअल फंड्स आप मुझे सारे दिखा रहे हो, मुझे कहीं से देखना हो तो मैं क्या चूज करूँ? अभी जैसे आप ये कौन सा वेबसाइट? ये मनी कंट्रोल में यूज कर रहा हूँ। मनी कंट्रोल पे म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट्स में अगर आप जाओगे, तो आपको इस तरीके से सारे के सारे, ये देखो म्यूचुअल फंड, ये रहा, सारे के सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, ELSS लार्ज, मिड, डिविडेंड, वैल्यू, फ्लेक्सी, सेक्टोरल, देख लो सबका सब आपके। इक्विटी वाले, अब हाइब्रिड वाले आपको देखने, ये देखिए हाइब्रिड वाले। डेट वाले आपको देखने हैं तो डेट वाले, सोल्यूशन वाले देखने, सोल्यूशन वाले, सबके सब आपकी आंखों के सामने है, विथ रेटिंग, रिटर्न, सब कुछ आपको है। बट ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने नहीं है, 4 म्यूचुअल फंड इज मोर देन इनफ। 4 कौन कौन से? एक आप लार्ज कैप का ले सकते हैं, ठीक है, जो आपका पैसा लार्ज कैप में डिप्लॉय करे। इसके बाद व्हाट यू वांट इज कि थोड़ा पैसा मेरा फॉरेन इक्विटी में पड़ा रहे, मैं थोड़ा सा जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देना चाहता हूं अपने पैसे को। अच्छा, विथ रिटर्न रेट, तो आप क्या ले सकते हो? एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड अब देखो आप ध्यान से, इसका ऑल टाइम रिटर्न रेट 25% का है। कब से? 2019 से, अभी हाल ही में ये चालू हुआ है, ठीक है। सो ये फंड आपको रिटर्न दे रहा है। अब इसका जरा कंपनी को खोल के देखते हैं कि इसने इन्वेस्ट कहाँ किया हुआ है। फॉरेन इक्विटी में 23% इसने फॉरेन इक्विटी में डाला है। कहाँ पे डाला है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, वीजा। तो आपकी इन टॉप कंपनियों में आपने, ये भी लार्ज कैप ही हो गया, बट ये है कि थोड़ा जियोग्राफिक पैसा को आपने डाइवर्ट कर रहे हो कि चलो इंडिया में कुछ ऊपर नीचे होता है, एटलीस्ट यूएस में थोड़ा पैसा मेरा ग्रो होता रहेगा। तो आपने एक लिया लार्ज कैप को, एक लिया थोड़ा सा इक्विटी, फॉरेन इक्विटी के लिए। अब आपको चाहिए एक स्मॉल कैप कि यार मुझे ना तगड़ा ग्रोथ चाहिए। तुम यहाँ पे एक स्मॉल कैप ले लोगे। कौन सा? एक्सेस स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब ये फंड देखो जरा सा, 25% का ग्रोथ दे रहा है आपका। बट ये मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही लूंगा। हाँ, अब बताता हूँ मैं वो क्या कर रहा है, उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। इक्विटी 85% इसने रखा हुआ है। डिटेल में गए हम लोग, देखो ये आपको एक्चुअली कंपनियों को देख लोगे ना तो आपको एक थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा। कंप्यूटर में इसने रखा है, मिड कैप कंपनी में देखो बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, इसमें रखा हुआ है 13%, 12% केमिकल्स में रखा हुआ है, हॉस्पिटल्स में 7% रखा हुआ है, ऑल दोस थिंग्स आपने देख लिया, आपको सही कन्विक्शन मिल गया। 20-25% ये दे रहा है, एवरेज आउट होकर के 16-17 पे भी रुकेगा तो भी चलेगा। तो आपने एक स्मॉल कैप ले लिया, आपने एक लार्ज कैप ले लिया, और आपने एक फॉरेन इक्विटी का ले लिया, और एक आप शायद डेट फंड रख लोगे कि थोड़ा पैसा मेरा सेफ्टी वाइज जब भी आपको लगेगा। तो अब ये 4 म्यूचुअल फंड के अलावा आपको कुछ भी बहुत नाच गाना करने की जरूरत नहीं। ये ले लो, वो ले लो, फ्लेक्सी ले लो, ये ले लो, कुछ भी नहीं चाहिए। मल्टी कैप ले लो, आपने वैसे डाइवर्सिफाई कर दिया ना, थोड़ा लार्ज मिड और ये हो गया, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। बट लोग ऐसे हैं जो 12 म्यूचुअल फंड, 13 म्यूचुअल फंड, वो एक फंड ही तो 50 कंपनी में डाइवर्सिफाई कर दे रहा है। यस, आई होप आपने कुछ सीखा होगा और आप इसको अप्लाई करोगे। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शुभम फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन।